नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस के बाहर, क्योंकि बड़ी हलचल है यहां पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर हैं। जलगांव, अकोला, संभाजी नगर में सार्वजनिक बैठक, रैलियों के बाद मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस में सीट शेयरिंग को लेकर एक अहम बैठक उनकी हो रही है। महायुति गठबंधन में जिस तरह से सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है, उस पर फैसले पर पहुंचने की कोशिश होगी देर रात इस बैठक में। आपको बता दें कि जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, बीजेपी 30 सीटों पर लड़ना चाहती है, तो वहीं शिंदे गुट शिवसेना 22 सीटों की दावेदारी शायद कर रही है, क्योंकि 2019 में 22 सीटें उन्हें मिली थी, 18 पर जीत मिली थी। तो इस तरह के उनके नेता दावेदारी कर रहे हैं कि कम से कम जिन सीटों पर जीत उन्हें मिली, उतनी सीटें तो उन्हें मिलनी ही चाहिए उम्मीदवारी के लिए। तो वहीं अजीत पवार की तरफ से बताया जा रहा है कि 10 सीटों पर दावेदारी वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर बीजेपी के लिए कठिन समय है, सीटों को लेकर वहां पर बात बनाने की कोशिश होगी, और बताया जा रहा है कि मनाया जा रहा है शिंदे गुट शिवसेना को 12 सीटों के लिए और अजीत पवार को 6 सीटों के लिए। अब देखना होगा कि इस बैठक में किस फैसले पर पहुंचा जाता है। वहीं पर कांग्रेस की भी मैराथन बैठक महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर आज होती रही। तो ये 2 अहम बैठकें जिसकी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। और इसी खबर के साथ चलिए हम शो की शुरुआत कर रहे हैं, और सबसे पहली रिपोर्ट हम आपको मुंबई से ही दिखाते हैं। मुंबई के वडाला से ये खबर है, जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 28 जनवरी को 12 साल का एक लड़का लापता हो जाता है। आरोपी के साथ उसका परिवार पहुंचता है पुलिस स्टेशन, लेकिन वहीं से वो फरार हो जाता है। और उसके बाद 35 दिनों के बाद 12 साल के उस लापता लड़के का शव मिला है वडाला की झाड़ियों से, जहां सर और धड़ अलग हैं और सड़ी स्थिति में हैं। सुनील सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में वडाला के शांति नगर में लोग दर्द और गुस्से में हैं। यादव परिवार के 12 साल के इकलौते बेटे का शव सड़ी अवस्था में मिला है, वो भी 35 दिन बाद। परिवार का आरोप है कि 28 जनवरी को जब बच्चा लापता हुआ था, तभी सभी ने संदिग्ध को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, लेकिन पुलिस ने उसे भगा दिया। नाराज परिवार का कहना है, अब जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक बच्चे का दाह संस्कार नहीं होगा। तो आप लोग सब नहीं ले रहे हैं बच्चे? हम नहीं ले रहे, सॉरी नहीं सर। बॉडी देखा आपने बच्चे का? हाँ देखा, बॉडी देखा, लेकिन मेरी वही, हमको आरोपी चाहिए। किस विषय से उन्होंने ये घटना किया, किसके वजह से मारा हमने बच्चे को, काहे के लिए किस मारा, विषय वो से बतावे। किसके लिए मारा, पैसा के लिए मारा, किसके लिए मारा, कोई मरवाया कि क्या किया, वो भी मेरे को पता करना है। किस जरिए से हुआ, वो खाली आरोपी चाहिए, और मेरे को उसके मुंह से मेरे को बयान लेना है बस। उसके बाद जोन हुआ, जोन तो हो गया, तो हो गया, क्या करूँ। घर वालों के मुताबिक बेटे संदीप ने जाने के पहले खुद मां को बताया था कि वो अंकल के पास जा रहा है। सीसीटीवी में भी आरोपी विपुल शिकारी उसे टैक्सी में बैठाते हुए दिखा। इसी बिना पर सबने 28 जनवरी की रात उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन वडाला ट्रक टर्मिनस पुलिस ने उसे भागने का मौका दिया और तुरंत खोजने की कोशिश भी नहीं की। हम लोग बाहर खड़े थे, बाद में उसको बंगाली को अंदर लेके साइड में खड़ा किया। बाद में उसको ऑफिसर क्या बोला कि बाहर बैठो, कि मुँह धो के आओ। उसके बाद हम लोग दूर खड़े थे, चौकी से बाहर ही खड़े थे, अंदर नहीं खड़े थे। बाद में वो गया मुंह धोने, पीछे से मुंह धोया। उसके बाद में ऑफिसर नहीं देखभाल किया, उसको पकड़ने के लिए जाना चाहिए ना पीछे से, कि कहाँ जा, पकड़ने की कोशिश कोई नहीं। आरोपी विपुल का घर पीड़ित परिवार के पास ही है, जहां वो किराए पर रहता था। इलाके के लोगों के मुताबिक कुछ महीने पहले ही वो रहने आया था, और 28 जनवरी को पुलिस थाने से भागने के बाद वो वापस फिर कभी नहीं आया। पुलिस वाले हाथ पैर जोड़ रहे, भाई ऐसा गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई है हमारे से, बहुत बड़ा धोखा हो गया है, और इसकी हम माफी चाहते हैं। ऐसा यही बहाना करते हैं। घर वालों पे दबाव भी डाल रहे हैं कि उसका अंतिम संस्कार कर। दबाव नहीं डाल रहे, लेकिन कहने का मतलब है ज्यादा परेशान है लोग, हमेशा आते हैं, तंग करते हैं, क्या हुआ कैसे नहीं हुआ, ये सभी बात हो रही है। सवाल है, इस 12 साल के मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है? पिता का कहना है, अगर उस दिन पुलिस ने ठीक से अपना काम किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लापरवाही से हुआ ना, कुछ उसको आरोपी पकड़ते उसी दिन तो कुछ उसका हल मसला होता, आरोपी ने भाग गया, इसीलिए लोग ढील पड़ गए। जो आरोपी उसी दिन अगर मिलता तो मेरा मसला हल उसी दिन हो जाता है। घटना मेरे साथ होता नहीं है। मामले में पुलिस ने कैमरे के सामने से बात करने से तो इनकार किया, लेकिन डीसीपी प्रशांत कदम का ये जरूर कहना है कि 28 जनवरी को जिस तरह की लापरवाही बरती गई, उस ड्यूटी ऑफिसर की जांच की जा रही है, और साथ ही शव मिलने के बाद अब मामले में धारा 302 और 201 यानी कि सबूत मिटाने की कोशिश की भी धाराएं जोड़ दी गई है, और जो आरोपी है उसकी तलाश की जा रही है। दूसरे राज्यों में भी जहां पर भी जानकारी मिल रही है, वहां पर दबिश डालने के लिए टीमें गई हुई हैं। कोशिश है जल्द से जल्द उसे पकड़ने की। इस बीच ये भी जानकारी मिली है कि आरोपी पर पहले भी एक हत्या का मामला दर्ज था,
और वो पैरोल पर छूटा था और पैरोल पर छूटने के बाद यहाँ पहले महाड़ा की कॉलोनी में रह रहा था और कुछ महीने ही वो वडाला के शांति नगर में उस घर में रहने आया था जहाँ पर कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। गुरुग्राम के एक रेस्टोरेंट में माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस खाने से 5 लोगों की हालत बिगड़ने के मामले में एक गिरफ्तारी हुई है। कैफे का ये मैनेजर है। वहीं जिन 5 लोगों की हालत बिगड़ी उनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। सोमवार शाम गुड़गांव के इस कैफे में दहशत का माहौल रहा। गुड़गांव के ला फोरेस्टा कैफे में 5 मेहमानों ने खाना खाने के बाद माउथ फ्रेशनर मुंह में डाला और वह जलन की शिकायत करने लगे। उनके मुंह से खून निकलने लगा। शुरुआती जांच में पता चला कि उन्हें माउथ फ्रेशनर के नाम पर ड्राई आइस दिया गया था। इस हादसे का वीडियो वायरल होने के बाद रेस्तरां के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया। रेस्तरां मालिक और स्टाफ के खिलाफ भी एक केस दर्ज किया गया है। कंप्लेंट देने के बाद हमने FIR दर्ज की और इसकी गहनता से जांच की जा रही है। ये भी पता किया जा रहा है कि वो केमिकल था क्या, और इसमें अभी तक जो रेस्टोरेंट का मैनेजर था उसकी लापरवाही अभी तक सामने आई है, उसको अरेस्ट किया गया है और अगर किसी की लापरवाही सामने आई उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तमाम जितने भी लोग हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा एंग्री रिएक्शंस हम कह सकते हैं वो आ रहे हैं, क्योंकि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि कैसे इतनी बड़ी लापरवाही ऐसे रेस्टोरेंट में हो सकती है, कैसे ड्राई आइस जो है वो सर्व किया जा सकता है कस्टमर्स को। अब तक अधिकारी समझ पाने में नाकाम है कि कैसे रेस्टोरेंट ने ग्राहकों को माउथ फ्रेशनर की जगह ड्राई आइस दे दिया। अब अपने जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं गुड़गांव में हम बहुत ही जल्द एक ड्राइव चला रहे हैं, कल से ही ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें सभी रेस्टोरेंट्स का इंस्पेक्शन और सैम्पलिंग की जाएगी और सभी से क्या नाम है फोस्कोस की ट्रेनिंग के बारे में पूछा जाएगा कि उन्होंने जो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं उनकी फोस्कोस ट्रेनिंग की है नहीं। अगर उन्होंने नहीं की है तो उनका लाइसेंस सस्पेंड करेंगे और बहुत जल्द हम बहुत अच्छी कार्रवाई करने वाले हैं। सभी रेस्टोरेंट्स में हम बहुत ज़्यादा अच्छी कार्रवाई करेंगे। आज भी पुलिस जो है वो रेस्टोरेंट में पहुंची थी। जो पूरा रेस्टोरेंट है उसको पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया गया था और पुलिस ये कह रही है कि आगे की कार्रवाई उसी के बेसिस पर होगी। जितने भी सर्वर्स हैं उनसे भी पुलिस जो है वो पूछताछ करेगी और फिर आगे की कार्रवाई करेगी। गुरुग्राम से इशिका, NDTV इंडिया के लिए। मैंगलोर के कड़वा में एसिड अटैक से पीड़ित लड़की का इलाज चल रहा है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद प्लास्टिक सर्जरी पर फैसला होगा, लेकिन इसी बीच करीब 2 दशक पहले ऐसे एक हमलावर की सजा को उम्र कैद में बदलने वाले जज का कहना है कि इन मामलों में कानून को और सख्त करना होगा। देखिए निहाल किदवई की रिपोर्ट। 12वीं की इम्तिहान देने जा रही लड़की के चेहरे पर तेजाब उसके ही गांव के एक लड़के ने फेंका। उसके साथ उसकी 2 सहेलियों को भी तेजाब की छींट पड़ी। आरोपी MBA का छात्र है और पुलिस की गिरफ्त में है। हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वो केरल से है, दोनों एक ही जगह के रहने वाले हैं। ये प्रेम अस्वीकृति का मामला जैसा लग रहा है। आगे की पूछताछ जारी है। राज्य महिला आयोग पीड़ित लड़की की प्लास्टिक सर्जरी करवाएगी। आमतौर पर एसिड फेंकने के मामलों में ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन 2002 में बेंगलुरु के चर्चित हसीना एसिड अटैक मामले में आरोपी जोसेफ रॉड्रिग्स की सजा को आजीवन कारावास में बदलने वाले हाई कोर्ट के पूर्व जज का कहना है कि सख्त सजा के साथ साथ तेजाब की खरीद बिक्री पर भी नजर रखने की जरूरत है। Noting the physical and mental sufferings of the victim. पीड़ित की मानसिक और शारीरिक हालत को ध्यान में रखते हुए आरोपी, जो कि 5 साल की सजा काट चुका था, ट्रायल के दौरान सजा को मैंने आजीवन कारावास में बदल दिया और 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया, क्योंकि एसिड अटैक जैसे मामलों में जब तक पीड़ित जिंदा रहता है वो मुश्किलों का सामना करता है। एसिड हमलों के मामले हर साल देश में बढ़ते जा रहे हैं। मौजूदा डेटा के मुताबिक पश्चिम बंगाल एसिड हमलों के मामलों में सबसे ऊपर है और इसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।
और अब अगली खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से, जहां एक शख्स ने कथित तौर पर अपने 2 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली। वारदात वाली जगह पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें कुछ लोगों पर आरोप लगाया गया है। लिखा गया है कि उसकी पत्नी को कुछ लोगों ने मारा, लेकिन पुलिस ने इसको लेकर कार्रवाई नहीं की। इसके बाद गाँव वालों ने आरोपियों के घरों में आग लगा दी। अनुराग द्वारी की मध्य प्रदेश से ये रिपोर्ट देखिए। मेरे को यही बोला उसने कि मैं 7 बजे गई इनको बुला दूंगा और मैं मेहमान में जा रहा हूँ, आ जाऊंगा। उनके बाद में मैंने किया, मैंने कहा तू भी कोई टेंशन, तो मैं तो टेंशन नहीं लूं, आप कोई भी टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ, आपको सबको मैं डायल ले जाऊँ, मैं इस गांव में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी इज्जत खराब होगी, तेरे ऊपर हाथ डाला इसने। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि उनको यहाँ ला के टांग दो। मंदसौर के रुंडी गाँव में पीड़ित के आंसुओं से गाँव में गुस्से की लहर आ गई। पेड़ से लटके 3 शव पीड़ित के पति, 12 साल की बिटिया और 10 साल के बेटे के हैं। 3 महीने पहले जब मृतक कंबल बेचने बाहर गया था, इस दौरान कथित तौर पर उसकी पत्नी के साथ आरोपी के परिवार के लोगों ने मारपीट की, उसके कपड़े भी फाड़ दिए। अपने सुसाइड नोट में मृतक ने आरोप लगाया है कि आरोपी उसे फोन पर लगातार धमकाते थे और कहते थे कि तू पुलिस में शिकायत भी करेगा तो हमारा कुछ नहीं होगा। साथ ही उसने आरोपियों के लिए फांसी की मांग भी की। इन दिनों की फांसी पे लटकी हुई बॉडी मिली थी। इसके बाद वहाँ पे से बॉडी को उतारा गया और उतारे जाने के बाद उसके बाद पीएम कराया गया। प्रथम दृष्टया इसमें एक वहाँ पे एक सुसाइड नोट भी मिला है मृतक प्रकाश बंजारा के पास से, जिसमें उसके द्वारा 7 लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जाना बताया जा रहा है, जिसमें 4 पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। पुलिस जब शव उतार रही थी तो गांव वाले गुस्से में आ गए, पुलिस पर पथराव कर दिया और आरोपी के घर को फूंक दिया। मंदसौर से मनीष पुरोहित की रिपोर्ट, एनडीटीवी। केदारनाथ धाम हेली सेवा का किराया 5% बढ़ने जा रहा है। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। मई महीने से हेलीकॉप्टर पर 4 धाम यात्रा पर जाने वाले लोगों को अपनी जेब और ढीली करनी पड़ेगी। बीते साल के मुकाबले केदारनाथ धाम हेली सेवा का किराया इस साल 5% बढ़ने वाला है। हवा में सैर भी, भगवान के प्रति श्रद्धा भी, लेकिन हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने वाले अब 5% ज़्यादा किराया देंगे। टिकट की बुकिंग IRCTC से होगी। लास्ट ईयर 8 ऑपरेटर्स थे, इस साल जो है 9 ऑपरेटर्स होंगे। तो 9 ऑपरेटर्स के माध्यम से जो शटल सर्विसेज जो चलता है उसका जो टिकट्स जो है IRCTC का जो वेबसाइट है हेली यात्रा करके, उसी वेबसाइट से मिलेगा। और लास्ट ईयर का जो टिकट फेयर था उससे इस साल 5% इंक्रीज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट जो है होगा। केदारनाथ धाम के लिए संभावित किराया। सिरसी से केदारनाथ का एक तरफ का किराया 2749 रुपये है, जो बढ़कर लगभग 2800 रुपये हो सकता है। फाटा से केदारनाथ का एक तरफ का किराया 2750 रुपये है, जो बढ़कर लगभग 2800 रुपये हो सकता है। इसी तरह से गुप्तकाशी से केदारनाथ का एक तरफ का किराया 3870 रुपये है, जो बढ़कर लगभग 4000 रुपये हो सकता है। पिछले साल हेली सेवाओं में यात्रियों के साथ धोखाधड़ी हुई थी, इस साल ना हो इसलिए पुख्ता और कारगर कदम उठाए गए हैं। साइबर क्राइम्स जो है इसमें होता है, फ्रॉड्स होता है, इसमें सिमिलर जो स्पेलिंग का जो है कोई वेबसाइट फर्जी वेबसाइट बना लिया या कोई एजेंट के माध्यम से जो है कोई धोखाधड़ी हो जाता है। इस प्रकार का मल्टीपल माल प्रैक्टिसेस होने का मुख्य रीज़न है डिमांड बहुत ज़्यादा है, टिकट्स कम लोगों को मिलता है। ये एक व्यक्ति अधिक से अधिक जो है 6 टिकट जो है बुक कर सकता है। वहीं उत्तराखंड साइबर पुलिस भी अलर्ट पर है, क्योंकि केदारनाथ हेली सेवा के लिए साल 2023 में IRCTC से मिलती जुलती फर्जी 65 वेबसाइट बनाई गई थी। केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा की बुकिंग के नाम पर काफ़ी फ्रॉड वेबसाइट्स खुल जाती हैं। पिछले वर्ष भी हमारे द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और बिहार से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जो कि पूरा इस तरह का गैंग ऑपरेट कर रहे थे। इसके साथ ही प्रिवेंटिव कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा 65 वेबसाइट्स को, ऐसी फर्जी जो वेबसाइट्स थी, उनको बंद कराया गया था। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पिछले साल केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के साथ हेली सेवाओं में धोखाधड़ी या फिर जालसाजी से उत्तराखंड पर्यटन विभाग और उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग क्या सीख लेता है।
क्योंकि अक्सर दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। मुंबई में सह्याद्री गेस्ट हाउस में महायुति की चल रही बैठक से पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।